हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपनी जीव विज्ञान की इस क्लास में, जिसमें हम अध्ययन कर रहे थे एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसके पिछली वीडियो में हमने जाना था गुरु बीजाणुधानी की संरचना या अंडक की संरचना के बारे में और बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड की संरचना हमने पढ़ी थी कि बीजांड, अच्छा गुरु बीजाणुधान, इसके अंतर्गत हमने ये आंतरिक संरचना पढ़ी थी जिसका नाम दिया था बीजांड काय, न्यूसेलस। अब ये बीजांड काय, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस प्रकार से बीजांड काय है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वे पोषकों से प्रचुर मात्रा में भरी हुई होती हैं, अर्थात इनमें पोषक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है, ये बीजांड काय, बीजांड काय बीजांड के अंदर, इसमें ये ऊपर वाला भाग निभाग, नीचे वाला भाग बीजांड द्वार की ओर। तो बीजांड द्वार के ओर की ओर, यानी कि ये क्या है, बीजांड काय है। बीजांड काय कि जो बीजांड द्वार की तरफ की एक कोशिका, हमने पढ़ा था इसमें जो कोशिकाएं होती हैं वे कैसे होती हैं, पोषकों से भरपूर होती हैं, इनमें पोषक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब बीजांड द्वार की ओर से एक कोशिका, कोई भी एक कोशिका ले लेते हैं, और ये एक कोशिका जो बड़ी व सुविकसित केंद्रक युक्त होती है, अर्थात इसमें केंद्र क्या होता है, सुविकसित होता है। ये वृद्धि करती है और वृद्धि करके ये जो संरचना बनेगी, ये एक नई कोशिका बना लेती है या नई संरचना, जिसको कहते हैं गुरु बीजाणु मातृकोशिका। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बताया था, बीजांड काय की बीजांड द्वार की ओर से कोई कोशिका जो स्पष्ट केंद्रक युक्त होती है वह वृद्धि करती है और वृद्धि करके गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बना लेती है। या इसको हम कह देंगे मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कर लेती है। बाकी ये जो कोशिकाएं बीजांड काय है, ठीक है। अब ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कोश के विभाजन आप जानते हैं, अर्धसूत्री कोश के विभाजन में क्या होगा कि जो गुणसूत्र की संख्या है वह कैसी हो जाती है, आधी, और एक कोशिका से कितनी कोशिकाओं का निर्माण होगा, 4 कोशिकाओं का। चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा, किससे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। ये चारों कोशिकाएं जो बनती हैं, इन चारों कोशिकाओं को कहते हैं गुरु बीजाणु इनको कहेंगे गुरु बीजाणु मेगा स्पोर। क्या समझे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अब यही जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से
गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। और आप ध्यान रख लेना कि ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये होती है द्विगुणित। कैसी होती है? द्विगुणित। एक नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कभी कभी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की गुणिता क्या होती है, तो गुणिता क्या होती है? द्विगुणित होती है। और जो लघु बीजाणु जो गुरु बीजाणु बनेंगे इससे, क्योंकि कौन सा विभाजन हुआ है? अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो आधी रह जाती है, जो गुरु बीजाणु बनेंगे वो कैसे होंगे? अगुणित। अर्थात इनमें गुणसूत्र संख्या क्या होगी? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आधी होती है। और क्योंकि 4 कोशिकाओं का समूह है तो इसको कह देंगे चतुष्क, गुरु बीजाणु चतुष्क। अब लेकिन आगे होता क्या है कि इन चारों कोशिकाओं में से 3 कोशिकाएं प्राय विलुप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जबकि एक कोशिका वृद्धि करके या पोषण ग्रहण करके क्या बना लेती है? मादा युग्मकोद्भिद। फीमेल गैमेटोसाइट। एक कोशिका विकसित होकर क्या बनाएगी? मादा युग्मकोद्भिद, या इसी को कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहा? इन चारों कोशिकाओं में से, अर्थात चारों गुरु बीजाणुओं में से केवल एक कोशिका वृद्धि करेगी, बाकी सब कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? विलुप्त हो जाएंगी। अपना पोषण किसको दे देंगी? इस सक्रिय, यानी कि ये तो निष्क्रिय हो गई, बाकी जो एक बची सक्रिय, और सक्रिय जो कोशिका होगी या गुरु बीजाणु होगा वह बनाएगा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सैक, फीमेल गैमेटोसाइट। अब यहाँ से आगे की प्रक्रिया किसमें? इस जो मादा युग्मकोद्भिद बना है इसमें आगे जो एक केंद्रक है, केंद्रक में क्या होगा? समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसमें बन जाएंगे 2 केंद्रक। कितने केंद्रक बन गए? 2। अब दोनों केंद्रक क्या करेंगे? विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे। एक तो चला जाएगा ऊपर की ओर, ऊपर क्या था? निभाग, ठीक है, और एक चले जाएगा बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, ये चले गए। फिर इनमें दोबारा से और कोश का विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन होगा। एक केंद्र ऊपर 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। फिर इनमें पुनः विभाजन होगा, और विभाजन होने से इसके अंदर कितने केंद्रक बन जाएंगे? ऊपर 4 केंद्रक बन गए, नीचे भी 4 केंद्रकों का निर्माण होगा। इस अवस्था को बाइन्यूक्लिएट या द्विकेंद्रकीय अवस्था कहेंगे, या द्विकेंद्रकीय भ्रूणकोश कहेंगे। सॉरी, इसको क्योंकि यहाँ तो एक ही केंद्रक है। अब इसके बाद जब दोबारा समसूत्री विभाजन होता है तो अब केंद्रक कितने हो गए? इसमें 4, और फिर दोबारा विभाजन होगा तो क्या हो गए? 8। अब इस अवस्था में कौन सा है? अष्ट केंद्रकीय भ्रूणकोश हो गया। ये 4 केंद्रकीय हो गया भ्रूणकोश, ठीक है। 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक हो गया, 8 न्यूक्लिएट हो गया, 2 न्यूक्लिएट हो गया। ओके, यहाँ पे आपको विशेष ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये केंद्रक विभाजन होता है, ये समसूत्री विभाजन होता है, उस समय केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, साइटोकाइनेसिस अर्थात कोश का विभाजन की प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात इनके ऊपर कोश का आवरण या कोश का झिल्ली का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। केवल क्या हो रहा है? केंद्रक का विभाजन होता है। जब केंद्रक का विभाजन होता है, कोश का विभाजन नहीं होता है, या कोश के द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, उस स्थिति में जो केंद्रक बनते हैं उनको कहते हैं मुक्त केंद्रकीय या फ्री न्यूक्लियर अवस्था। और इस प्रकार के भ्रूण के कोश को क्या कहेंगे? मुक्त केंद्रकीय भ्रूण कोश। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केंद्रक तो बन रहा है, लेकिन क्या नहीं बन रही है? कोश का झिल्ली या कह सकते हैं कोश का द्रव्य का विभाजन नहीं हो रहा। बात समझ में आई? 4 गुरु बीजाणु थे, चारों गुरु बीजाणु में से 3 निष्क्रिय हो गए, एक गुरु बीजाणु क्या हो गया? सक्रिय। सक्रिय होकर क्या बनाता है? मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? एक केंद्रक होता है।
ये केंद्रक विभाजित होकर क्या बना लेगा, दो केंद्रक बनाएगा। दोनों केंद्रक कहाँ चलेंगे, विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे। विपरीत ध्रुवों पर जाकर क्या करेंगे, इनमें क्या होगा, पुनः समसूत्री विभाजन होगा, जिससे दोनों ध्रुवों पर दो दो केंद्रक, अर्थात पूरी जो संरचना है वो कैसे हो गई, 4 केंद्रकीय संरचना। अब यहाँ पर हम बात करें इन केंद्रकों में फिर दोबारा से विभाजन होगा। दोबारा से विभाजन होने के पश्चात इनमें दोनों ध्रुवों पर, विपरीत ध्रुवों पर 4 केंद्रक अर्थात अष्ट केंद्रकीय संरचना बन जाएगी। अब इससे आगे क्या होगा, इन चारों में से और इन चारों में से एक एक केंद्रक कहाँ चले जाएगा, ध्रुव की ओर। कितने केंद्रक थे ये, 4, 8 थे। ऊपर में 3 और 4 में से एक नीचे आ जाएगा बीच में, और नीचे में से भी एक बीच में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर कितने केंद्रक हो गए, 3 रह जाएंगे। नीचे भी कितने केंद्रक रह गए, 3, और 2 केंद्रक कहाँ गए, इसके केंद्र भाग में। ठीक है, 2 न्यूक्लियाई कहाँ पर आ गए, इसके केंद्र भाग में। अब इसके पश्चात जब ये विपरीत चले जाते हैं तो इनके चारों ओर क्या होता है, कोश का द्रव्य का विभाजन या कोश का झिल्ली का निर्माण होने लग जाता है। बन गया, और ये भी क्या बना लेंगे, कोश का झिल्ली का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार से जब ये संरचना बनेगी तो वो कुछ इस प्रकार की दर्शाएगी जब परिपक्व हो जाएगी। तो आप देखेंगे 3 कोशिकाएं ऊपर हो गई, 1 2 3, ठीक है। 3 कोशिकाएं नीचे आ गई, 1 2 3 हो गई। और बीच में ये जो कोशिकाएं आ गई ये कैसी होंगी, द्विगुणित, बाकी सब कैसी है, अगुणित, एक एक केंद्र की है सभी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो निभाग की ओर ये जो संरचना बनी है, इस ओर जो कोशिकाएं जाते हैं उन कोशिकाओं के समूह को या कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिसंव्यात कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल, या इन्हीं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल ये होती है। और जो केंद्र में होती है, द्विगुणित जो कोशिका होती है उसको कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका कहेंगे। ठीक है, ये द्विगुणित होती है। आगे चल के ये किसका निषेचन के पश्चात ये क्या करेगी, भ्रूण पोष का निर्माण करेगी। जबकि नीचे जो कोशिकाएं होती हैं, 3 कोशिकाओं में से एक कोशिका तो होती है अंड कोशिका एग सेल, दूसरी जो शेष 2 कोशिकाएं होती हैं वे होते हैं अपनी सहायक कोशिकाएं सिनग्रेट सेल ये होती हैं। और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, सहायक कोशिकाओं में कुछ तर्कु रूपी संरचनाएं बनती हैं जिनको तर्कु समुच्चय कहते हैं, फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये एपरेटस या समुच्चय क्या करते हैं, जब निषेचन की क्रिया होती है उस समय पराग नलिका के लिए क्या करते हैं, रास्ता प्रदान करने का कार्य करती हैं। निषेचन की क्रिया में जो पराग नलिका जैसे मान चलो यहाँ पर आएगी, तो ये पराग नलिका जब इसके अंदर प्रवेश करेगी तो उसको रास्ता दिखलाने का काम कौन करेंगे, ये तर्क रूपी समुच्चय। और अंडकोशिका जो कि वास्तविक मादा युग्मक होता है, ठीक है, मादा युग्मक होगा ये, जिससे अंडकोशिका होती है जिसमें आकर क्या मिलेंगे, निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। और ये सहायक कोशिका होती हैं जो निषेचन में सहायता करती हैं। और इन तीनों के समूह को, तीनों का जो ग्रुप होता है कौन कौन, एक तो अंडकोशिका, 2 सहायक कोशिका, इन तीनों के समूह को कहते हैं, ग्रुप को कहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूँ, अंड उपकरण, एग एपरेटस। ठीक है, इन तीनों के ग्रुप को क्या कहेंगे, अंड उपकरण या एग एपरेटस। तो ये जो संरचना बनी है, ध्यान रख लेना, इस संरचना को पूरी को कहते हैं भ्रूण कोश, एक परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन इसके बारे में कि परिपक्व भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का नामांकित चित्र बनाइए। हाँ, इसकी एक विशेषता आपकी प्रश्न बुक में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसकी जो संरचना होती है या इसको सप्तकोश के अष्ट केंद्र की संरचना कहते हैं या 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय
संरचना कहते हैं। किसको? परिपक्व भ्रूण कोश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे केंद्र कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसके अंदर है। कितने केंद्र हो गए? 8। कितने हो गए? 8। लेकिन कोशिकाएं 1 2 3 4 5 6 और ये दोनों मिलकर एक कोशिका बनाई, इसलिए इसको कहेंगे 7 कोशिकीय संरचना। तो ये बात ध्यान रख लेना, ये कैसे होते हैं 8 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना, ये भी आपको बता देने। क्वेश्चन को याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक, गुरु बीजाणु जनन या मादा युग्मकोश भ्रूण भेद या भ्रूणकोश का निर्माण। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।